हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको रासायनिक संयोग के नियम के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आज स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम। नियत अनुपात का नियम, इसमें होता क्या है कि इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिक सदैव निश्चित तत्वों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं तथा भार की दृष्टि से उन तत्वों का अनुपात जो है कैसा होता है, नियत होता है। इसे जो है स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिक सदैव निश्चित तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिक सदैव निश्चित तत्वों से मिलकर बना होता है तथा भार की दृष्टि से भार की दृष्टि से उन तत्वों का अनुपात सदैव एक सा होता है। से उन तत्वों का अनुपात सदैव एक सा होता है। ठीक है ना, यानी भार की दृष्टि से उन तत्वों का जो है अनुपात सदैव एक सा होता है। अर्थात कह सकते हैं अपन यौगिक का संगठन निश्चित होता है। अर्थात यौगिक का संगठन निश्चित होता है। अर्थात यौगिक का संगठन निश्चित होता है, ठीक है ना। जो यौगिक के बनने की विधि, जो यौगिक के बनने की विधि अथवा उसके स्रोत पर निर्भर नहीं करता, अथवा उसके स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब जो है रासायनिक यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, उन रासायनिक यौगिक में उन बनाए गए तत्वों का एक निश्चित स्थिर अनुपात होता है जो किसी स्रोत पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम बात करें जनरली, एक मान लो कि जैसे ही मान लीजिए आप, हमने जो है शुद्ध जल किसी कुएं से या नदी से अथवा किसी अन्य स्रोत से लिया जाए। ठीक है ना, शुद्ध जल किसी कुएं से अथवा नदी से, ठीक है ना, या किसी अन्य स्रोत से लिया जाए, या किसी अन्य स्रोत से लिया जाए, ठीक है ना, कहीं से भी लिया जाए, तो
प्रत्येक अवस्था में ये जो जल होता है वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होगा। तो प्रत्येक अवस्था में जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है ना बेटा, इससे बना होता है, जो कि जिनका जो अनुपात होता है वो भार की दृष्टि से 1:8 होता है। जिनका अनुपात भार की दृष्टि से 1:8 होता है। कैसे, जरा समझें आप। जैसे ये जल है H2O, इसमें H:O, ठीक। अब ये H कितने हैं, 2, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 × 2, और इसका कितना होता है 16, 2:16, 2 × 2, 2 × 8 = 16। यानी इनका जो अनुपात आया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया वो 1:8 आया है। इसे किसी भी, इसका मतलब ये हो गया कि जो है इनमें एक निश्चित अनुपात होता है, ये स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। चलो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें जैसे हम बात करते हैं अन्य कार्बन को वायु में जलाकर, ठीक है ना, कार्बन को वायु में जलाकर CO2 प्राप्त करना। एक तो इस तरह से देख रहे हैं अपन, कार्बन को किस में जला रहे हैं, वायु में। दूसरी बात अपन कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके। दूसरी बात है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके CO2 प्राप्त करना, ये हो गया। तीसरी बात, ठीक, ये चीज़ हो गई है। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो मिलके क्या बन गया आपका CO2। अब अपन को क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है। तो ये देखो C:O, तो ये कितना है 12:16 × 2, तो ये 12:16 दूनी 32। अब इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये 2 से कट रहे हैं ना, कितने से कट रहे हैं, ये जो है 32, ये देख लो, अच्छा ये है, ठीक, यानी 12:32 कार्बन का। अब देखो आप, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaCO3, ठीक, इसको अपन क्या करेंगे, इसको गर्म करके हम क्या बना रहे हैं CO2, तो ये बनेगा CaO और CO2। तो यहाँ देखो 12:16 × 2, तो ये 12:32, यानी कहने का मतलब ये है कार्बन और ऑक्सीजन में एक निश्चित अनुपात होता है 12:32। इसे किसी भी विधि द्वारा हम प्राप्त करें, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये स्थिर, इन तत्वों का स्थिर अनुपात होता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्थिर अनुपात से संबंधित एक क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को इस प्रकार देखेंगे। ये क्वेश्चंस ये है कि एक प्रयोग में 1.08 ग्राम कॉपर को HNO3 अम्ल में विलय करके गर्म करने पर 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये एक प्रयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से अपचयित करने पर 0.92 ग्राम Cu प्राप्त होता है। इन प्रयोग से प्राप्त परिणामों से स्थिर अनुपात के नियम की क्या करना है, हमें पुष्टि करना। ये दूसरा प्रयोग है।
तो इसको अपन को ये बताना है कि वास्तव में ये स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कर रहा या नहीं। तो अपन क्या करते हैं, पहले देख लीजिए प्रथम प्रयोग से, ठीक है ना। प्रथम प्रयोग से क्या है, प्रथम प्रयोग से दिया क्या है हमें, सबसे पहले लिख लो दिया है, दिया क्या है, ये लिखा 1.08 ग्राम कॉपर, ठीक है ना। तो इसमें कॉपर को HNO3 से मैं क्या कर रहे हैं, विलय करने पर Cu इतने CuO इतने प्राप्त होता है, यानी CuO की जो मात्रा है वो मात्रा कितनी है 1.35 ग्राम, ये कॉपर ऑक्साइड की मात्रा हो गई। अच्छा Cu की मात्रा कितनी दी, Cu की जो मात्रा है वो Cu की मात्रा आ गई ये आपकी 1.08 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो आप इसमें CuO में, ये है ना CuO में, ठीक जो है आपकी किसकी मात्रा निकालना है, ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है, ठीक है ना। CuO में, Cu कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लो आप, तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 1.35 माइनस 1.08, ये इतने ग्राम है, बराबर कितने लिख रहे, 1.35 में से 1.08 ग्राम अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 0.27 ग्राम, 0.27 ग्राम। ये किसकी आ गई बेटा, ये ऑक्सीजन की आ गई, किसकी आ गई, ऑक्सीजन की। अब आप इसमें देखो C अनुपात O का अनुपात निकालो, ठीक है। अच्छा तो यानी Cu/O बराबर Cu की मात्रा कितनी देखे अपनी 1.08 और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आई अपनी 0.27। इसको क्या करेंगे हम, काट देंगे, तो ये काट देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा 4/1, या इस चीज़ को अपन ऐसा कर सकते 4:1, या इसको ऐसा कर दे बराबर 4:1, यानी जो है ये 4:1 आया, किसका, C/O का 4:1 आया, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गई। अब इसमें बेटा देखो आप दूसरे उसमें दूसरे प्रयोग से, ये देखें आप दूसरे प्रयोग से, दूसरे प्रयोग से क्या दिया है दूसरे प्रयोग में, दूसरे प्रयोग में दिया है 1.15 ग्राम Cu, तो लिख देंगे CuO का O की मात्रा कितनी है, इसकी जो मात्रा है 1.15 ग्राम, यदि और से अपचेत करने पर 0.92 ग्राम Cu प्राप्त होता है। Cu की मात्रा कितनी दी है आपको 0.92 ग्राम। तो अब आप इसको देख लो, ये आपका CuO में ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लो आप, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसको 1.15 माइनस 0.92 इसमें से माइनस कर दो, माइनस करने पर ये कितना बचेगा, माइनस करने पर ये 1.15 में 0.92 घटाएंगे तो कितना 0.23 आ जाएगा, 0.23 इतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर वैसे ही कर लो जैसे वो किया है, देखें इसमें अपन इसको यहाँ कर लेते हैं ऊपर, तो ये देखो आप इसमें CuO का अनुपात दूसरे प्रयोग में Cu/O का अनुपात देखो आप क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा आपका Cu/O, कॉपर की मात्रा कितनी दी 0.92, कितनी दी 0.92 दी, कितनी दी कॉपर की मात्रा, हाँ इसमें देखो अपन, इसमें कॉपर की कितनी आई थी अपनी, ये आई थी, तो ये हो जाएगा 0.92 अपॉन, और ऑक्सीजन कितनी आई ये 0.23, इनका जब डिवाइडेशन करते तो 4
1/1, यानी जो है कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया है वो 4:1 आया है। यहाँ भी देखें आप, ये दूसरी समीकरण है। तो अब आपको इस बात से क्या सिद्ध होता है, तो इस बात से ये सिद्ध होता है, देखें आप यहाँ पर ये समीकरण 1 थी, तो अपन ये लिख सकते हैं उपरोक्त दोनों प्रयोगों में, ये लिखो आप, उपरोक्त दोनों प्रयोगों में, उपरोक्त दोनों प्रयोगों में, उपयुक्त दोनों प्रयोगों में Cu या Cu में, दोनों प्रयोगों से CuO में कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 4:1, कितना, 4:1 है। अतः स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। यानी दोनों प्रयोगों में जब हमने देखा, दोनों प्रयोगों में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहा, स्थिर रहा। पहले प्रयोग में 4:1 आया था, दूसरे प्रयोग में। इस बात से ये तय हो जाता है कि स्थिर अनुपात की नियम की क्या करता है, पुष्टि करता है। बेटा इसको लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें और पिछली वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का उपयोग ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। और कॉपी बनाएं, लगातार कॉपी बनाते रहें और उस पर नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि आगे आपको परीक्षा के दौरान कोई कठिनाई ना हो। और इसके पहले हम आपको ढेर सारी वीडियो बता चुके हैं, उनको भी देख लें और उन्हें कॉपी पर लिख लें।